हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रीन जेनेटिक्स। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि साइंटिस्ट ने कैसे प्रूव किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है। मतलब अब इन्फॉर्मेशन पास होनी है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, तो इन्फॉर्मेशन का डुप्लीकेट होना बहुत ज़रूरी है, मतलब डीएनए का रेप्लिकेट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने कुछ मॉडल प्रपोज किए थे, जैसे कि सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव, 3 मॉडल प्रपोज किए गए थे। कंजर्वेटिव मॉडल का मानना था कि एक सेल में पेरेंटल डीएनए इंटैक्ट रहता है, और जब सेल डिवाइड करते हैं, डॉटर सेल में एक और सेल डिवाइड करके एक डॉटर सेल बनता है, तो उसमें जो डीएनए होता है वो पूरा का पूरा न्यू डीएनए होता है। मतलब पेरेंटल डीएनए कंजर्व रहता है एक सेल में और दूसरे सेल में न्यू डीएनए होता है। दूसरा मॉडल डिस्पर्सिव मॉडल। डिस्पर्सिव मॉडल का कहना था कि जो हमारा डीएनए है वो उसमें न्यू डीएनए फ्रेगमेंटेड रहता है, मतलब थोड़ा सा डीएनए पेरेंटल स्ट्रैंड का है और थोड़ा सा न्यू डीएनए है, इस तरह से फ्रेगमेंटेड रहता है डीएनए। तीसरा मॉडल था सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल का मतलब है इसमें एक डीएनए स्ट्रैंड कंजर्व रहता है और एक न्यू स्ट्रैंड होता है। जब भी सेल डिवाइड करते हैं तो उस सेल में हमेशा एक डीएनए स्ट्रैंड पेरेंटल स्ट्रैंड रहेगा और दूसरा डीएनए स्ट्रैंड जो रहेगा वो न्यू स्ट्रैंड रहेगा। इसको सेमी कंजर्वेटिव इसलिए बोला जाता है कि एक स्ट्रैंड कंजर्व है और एक न्यू है, एक कंजर्व है एक न्यू है, इसलिए सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। और यही एक्सेप्टेड मॉडल है डीएनए रेप्लिकेशन का। ये हम आगे देखते हैं कैसे ये एक्सेप्टेड मॉडल था। तो 1953 में वॉट्स एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। 1958 में मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाहल ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसने प्रूव किया कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज़ द करेक्ट मॉडल। उन्होंने ये कैसे किया? उन्होंने नाइट्रोजन के आइसोटोप्स को ट्रैक किया फॉर डिफरेंट रेप्लिकेशन साइकिल इन ई कोलाई। अब ये उन्होंने क्यों किया? नाइट्रोजन आइसोटोप्स उन्होंने क्यों लिए? क्योंकि अगर हम देखेंगे जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं डीएनए के, तो उसमें बहुत सारी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो उन्होंने क्या किया, पहले ई कोलाई को ग्रो करवाया। फर्स्ट स्टेप में उन्होंने ई कोलाई को ग्रो करवाया N15 मीडियम में, N15 लेबर्ड मीडियम। N15 लेबर्ड मीडियम में क्या हुआ कि जितना भी डीएनए था अब उन सेल्स के अंदर वो N15 लेबर्ड हो गया, मतलब वो भारी हो गया, वो हैवी आइसोटोप है, तो हैवी आइसोटोप से वो भारी हो गया। फिर उन्होंने जनरेशन 0 में उन सेल्स को, जब वो पूरे सेल्स N15 मीडियम में लेबर्ड हो गए थे, ग्रो हो गए थे, फिर उनको उन्होंने N14 मीडियम में शिफ्ट कर दिया। N14 मीडियम में अब उन्होंने उसका विद, जब जनरेशन टाइम ई कोलाई का पता है उन्हें कि 20 मिनट्स में ई कोलाई जो है वो डिवाइड करता है, तो इस तरह से उन्होंने रेप्लिकेशन को भी ट्रैक किया और उन्होंने डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे उनका डीएनए कलेक्ट किया सेल से। और जैसे ही उन्होंने देखो जनरेशन 1 में पहले उन्होंने कलेक्ट किया सेल्स को, फिर उसका डीएनए कलेक्ट किया, फिर जनरेशन 2 में, जनरेशन 3 में, डिफरेंट टाइम इंटरवल में उन्होंने डीएनए को कलेक्ट किया। और डीएनए कलेक्ट करने के बाद उसे उन्होंने सेंट्रीफ्यूगेट किया, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया सीजियम क्लोराइड की हेल्प से। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करने से क्या हुआ कि अब एक तरफ से N15 मीडियम में ग्रो किया हुआ डीएनए है जो कि भारी है, वो हैवी आइसोटोप है, और दूसरा है N14 मीडियम में ग्रो किया हुआ जो कि लाइट है। अब उससे जब डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया तो वो डिफरेंट बैंड्स दिए उन डीएनए ने, वो अपनी अपनी डेंसिटी पे डिफरेंट बैंड्स देने लगा। पहले देखते हैं जो तीनों हाइपोथेसिस थी उसके हिसाब से क्या रिजल्ट आना चाहिए था, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या थे। पहले हम देखते हैं कंजर्वेटिव मॉडल का। ये सेंटर में जो कंजर्वेटिव मॉडल है उनके हिसाब से अगर ये N15 मीडियम में है, ये डीएनए N15 मीडियम में मान लो उन्होंने ग्रो किया है, उसके बाद जब आफ्टर फर्स्ट रेप्लिकेशन साइकिल में क्या होना चाहिए था, जो कंजर्वेटिव मॉडल है उसके हिसाब से, कि एक न्यू स्ट्रैंड बना और एक जो है वो पेरेंटल स्ट्रैंड, मतलब एक स्ट्रैंड जो है वो कंजर्व रहना चाहिए उनके हिसाब से। तो मतलब यहाँ पे N15 रहेगा, एक बैंड N15 का शो होगा। अगर हम उसको देखते हैं डेंसिटी के हिसाब से,
तो उनके हिसाब से एक बैंड यहाँ पर N15 का रहेगा जो कि भारी होगा, और दूसरा N14 का रहेगा जो कि हल्का होगा। 2 बैंड आने चाहिए थे, 2 डिफरेंट बैंड्स। और फिर जब फर्दर रेप्लिकेशन होगी तो फर्दर रेप्लिकेशन में भी एक बैंड N15 का तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ जब ये एक बैंड, क्योंकि एक डीएनए जो वो है वो कंजर्व रह रहा है, पेरेंटल डीएनए कंजर्व रह रहा है, दोनों स्ट्रैंड उसके, तो एक बैंड N15 का रहना चाहिए डेंसिटी ग्रेडियंट में, बाकी N14 के होंगे। इसमें कोई भी इंटरमीडिएट बैंड नहीं आएगा। फिर अगर हम डिस्पर्सिव मॉडल के हिसाब से देखें तो फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन में इंटरमीडिएट बैंड आना चाहिए, मतलब बैंड्स बीच में आएगा सेंटर में, ना हैवी ना लाइट, और वो बैंड इंटरमीडिएट ही रहना चाहिए, क्योंकि डिस्पर्सिव मॉडल है, फ्रेगमेंटेड डीएनए है, हैवी स्ट्रैंड और लाइट, हैवी बैंड और हैवी डीएनए और लाइट डीएनए वो आप फ्रेगमेंटेड है बीच बीच में, तो उसमें इंटरमीडिएट बैंड ही रहेगा, भले ही कितनी भी राउंड ऑफ रेप्लिकेशन हो जाए, बैंड सेंटर में रहेगा। तीसरा है सेमी कंजर्वेटिव, जो कि एक्सेप्टेड मॉडल है। उसमें क्या होगा, उसमें फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन में इंटरमीडिएट बैंड आएगा, सेंटर में बैंड आएगा। इसमें कोई ना हैवी होगा और ना लाइट होगा जब फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन होगी। और जो सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन है या फिर फर्दर राउंड्स ऑफ रेप्लिकेशन है, उसमें बैंड जो आपके आएंगे वो एक तो इंटरमीडिएट आएगा सेंटर में, बिकॉज अब जो इकोलाई है वो N14 मीडिया में ही ग्रो कर रहा है, बहुत सारी जनरेशन उसकी N14 मीडिया में है, तो एक स्ट्रैंड तो आपका इंटरमीडिएट आएगा ही आएगा, बिकॉज एक स्ट्रैंड कंजर्व रह रहा है, और बाकी जो स्ट्रैंड्स जब फर्दर डिवाइड होके बाकी जो डीएनए बन रहा है वो N14 वाला बन रहा है, तो बाकी बैंड लाइट आएगा। इस तरह से ये हाइपोथेसिस जो थी तीनों मॉडल्स की, वो इस तरह से रिजल्ट आने चाहिए थे। तो उन्होंने एक्चुअल में क्या देखा, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने देखा कि जब जनरेशन 0 है तब जो बैंड आ रहा है वो हैवी है, क्योंकि N15 में ग्रो किया है डीएनए, तो बैंड जो है वो हैवी है। जब फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन हुआ तो बैंड आया इंटरमीडिएट का मतलब कि N15 और N14 वाला बैंड है, इस डेंसिटी पे बैंड आ रहा है। इस डेंसिटी पे बैंड आने से हमने देखा कि ये इंटरमीडिएट बैंड किस में आ रहा था। इंटरमीडिएट बैंड आ रहा था 2 मॉडल में, एक डिस्पर्सिव में और एक सेमी कंजर्वेटिव में। अगर आप देखेंगे तो डिस्पर्सिव में जब फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन हुआ तो डिस्पर्सिव में भी पहले जो बैंड आया फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन में वो इंटरमीडिएट पे था, और वैसे ही सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में भी इंटरमीडिएट पे था। जब सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन हुआ और फर्दर राउंड ऑफ रेप्लिकेशन हुए, तब उन्होंने देखा कि बैंड तो इंटरमीडिएट तो आ रहा है, बट साथ में अब बैंड N14 वाला आ रहा है, मतलब लाइट बैंड आ रहा है साथ में। और जब तो फर्दर राउंड ऑफ रेप्लिकेशन हुए तो लाइट बैंड की इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई, और जो हमारा इंटरमीडिएट बैंड है उसकी इंटेंसिटी कम हो गई। इससे पता चला, इस वाले जो स्टेप था, इस स्टेप ने डिस्पर्सिव मॉडल को रूल आउट कर दिया। इसका मतलब है, क्योंकि अगर डिस्पर्सिव मॉडल में होता तो डिस्पर्सिव मॉडल में हमेशा ये इंटरमीडिएट बैंड हमेशा रहना था और लाइट बैंड नहीं आना था, इंटरमीडिएट बैंड ही रहता फर्दर एप्लीकेशन के बाद भी। बट इस एक्सपेरिमेंट के बाद, इस स्टेप के बाद डिस्पर्सिव मॉडल को भी उसने रूल आउट कर दिया, और फाइनली ये प्रूव हुआ कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज़ द एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। जो कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन था, लोग इसको इसलिए उस टाइम मान रहे थे ज़्यादा, उनका मानना था कि डीएनए जो है वो, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन और से वो रैप्ड होता है डीएनए, तो वो उनका मानना था कि डीएनए 2 स्ट्रैंड्स में अलग नहीं हो सकता। वो उनका मानना ये था कि डीएनए रेप्लिकेट तो करता है, बट वो एक पूरा का पूरा डीएनए इंटैक्ट ही रहता है। लेकिन मेसेल्सन एंड स्टाहल ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसने ये प्रूव कर दिया कि डीएनए रेप्लिकेशन का जो मोड है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बाकी अगली वीडियो में मिलेंगे।
थैंक यू वेरी मच।